राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बजट सत्र 2026 के उद्घाटन से पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सदन के दोनों सदनों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2026 विकसित भारत के लिए निर्णायक वर्ष है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 95 करोड़ को सामाजिक सुरक्षा मिली है। उन्होंने इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण रोजगार गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने वाली योजना बीबी ग्राम जी और माओवादी आतंक के खिलाफ सरकार के सफल कदम का जिक्र किया। उन्होंने इस अवसर पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन, 50 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और खेलो इंडिया की सफलता पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस अवसर पर विकसित भारत के लिए सभी दलों से एकजुटता की अपील की। और क्या कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में, आप भी सुने। मैं आप सभी संसद सदस्यों को बधाई देती हूं कि इस पूर्ण अवसर पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। माननीय सदस्यगण, इसी दौरान देशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीद दिवस पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और आदिवासी समाज के योगदान को याद किया। सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती से जुड़े आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के समारोह सूर और देश का एकता के भाव से भर दिया गया है। जब देशवासी अतीत के ऐसे महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं तो नई पीढ़ी के प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा विकसित भारत के और हमारी यात्रा के ओर गति देती है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया है। हमारे संविधान भी हमें यही प्रेरणा देता है। सच्चा सामाजिक न्याय यानी देश के हर नागरिक को उसका पूरा हक मिले, बिना किसी भेदभाव से मिले। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है। इसी का नतीजा है कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल के सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों के को मिले। जल जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। बीते एक वर्ष में करीब 1 करोड़ नए परिवार तक नल से जल की सुविधा पहुंची। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं और पिछले वर्ष भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी एक वर्ष में सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपया से अधिक लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पहुंचाया। मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। गरीब मरीजों के लिए प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक देश भर के अस्पतालों में 11 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज किए जा चुके हैं। बीते लगभग 1.5 वर्ष में करीब 1 करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं।
इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पतालों में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। विकसित भारत का संकल्प, भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का अभियान, एकता के लिए प्रयास, स्वच्छता, राष्ट्र से जुड़े ऐसे विषयों पर सांसदों को एकमत होना ही चाहिए। इसीलिए मेरा आज आप सभी से आग्रह है कि हर सांसद राष्ट्रहित के विषय पर एकमत होकर देश की प्रगति का हिस्सा बनकर चर्चा करें। माननीय संसदगण, आज सभी देशवासी देख रहे हैं कि भारत अपने भविष्य के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। आज जो निर्णय लिए जा रहे हैं, इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कुटकल स्थित आर्य वैद्यशाला चैरिटेबल हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आयुर्वेद की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि आयुर्वेद किसी एक काल या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये जीवन समझने, संतुलन बनाने और प्रकृति के साथ सामंजस्य का मार्ग दिखाता रहा है। इस अवसर पर मोदी ने संस्था के संस्थापक वैद्य रत्नम PS वारियर के योगदान की सराहना की, जिन्होंने आयुर्वेद को जन कल्याण से जोड़ा। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदशाला 600 से अधिक आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करती है और 60 से अधिक देशों के मरीजों का इलाज कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने सरकार द्वारा आयुष के संबंध में किए जा रहे योगदान पर भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि सरकार की नेशनल आयुष मिशन ने 12,000 से अधिक आयुर्वेलनेस सेंटर खोले हैं, जो योग और निवारक स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं। आर्य वैद्यशाला से जुड़े सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज इस गरिमामय अवसर पर आप सभी से जुड़ना मेरे लिए खुशी का अवसर है। आयुर्वेद को सहेजने, संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में आर्य वैद्यशाला का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने 125 वर्षों की यात्रा में इस संस्था ने आयुर्वेद को इलाज की एक सशक्त व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। आज इस अवसर पर मैं आर्य वैद्यशाला के संस्थापक वैद्य रत्नम PS वारियर जी के योगदानों को याद करता हूं। आयुर्वेद के प्रति उनकी अप्रोच और लोक कल्याण के लिए उनका समर्पण आज भी हमें प्रेरित करता है। साथियों, केरला की आर्य वैद्यशाला भारत की उस उपचार परंपरा का जीवंत प्रतीक है जिसने सदियों से मानवता की सेवा की है। भारत में आयुर्वेद किसी एक काल या एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहा। हर दौर में इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति ने जीवन को समझने, संतुलन बनाने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का रास्ता दिखाया है। आज आर्य वैद्यशाला 600 से अधिक आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में संस्था के अस्पताल आयुर्वेदिक तरीके से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिनमें दुनिया के 60 से अधिक देशों के मरीज शामिल होते हैं। आर्य वैद्यशाला ने ये भरोसा अपने काम से बनाया है। जब लोग कष्ट में होते हैं तो आप सभी उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनते हैं। साथियों, आर्य वैद्यशाला के लिए सेवा केवल एक विचार नहीं है, ये भावना उनके एक्शन, अप्रोच और इंस्टीट्यूशंस में भी दिखाई देती है। संस्था का चैरिटेबल हॉस्पिटल पिछले 100 वर्षों से, 100 वर्ष कोई कम समय नहीं है, 100 वर्षों से निरंतर लोगों की सेवा में जुटा है। इसमें अस्पताल से जुड़े सभी लोगों का योगदान है। मैं अस्पताल के वैद्य,
डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सभी लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। चैरिटेबल अस्पताल की 100 वर्षों की यात्रा पूरी करने के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। केरला के लोगों ने आयुर्वेद की जिन परंपराओं को सदियों से जीवंत बनाए रखा है, आप उन परंपराओं का संरक्षण भी कर रहे हैं, संवर्धन भी कर रहे हैं। साथियों, देश में लंबे समय तक प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को साइलों में देखा जाता रहा। पिछले 10-11 वर्षों में इस अप्रोच में बड़ा बदलाव हुआ है। अब स्वास्थ्य सेवाओं को होलिस्टिक नजरिए से देखा जा रहा है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा और योग, इन सब को हम एक अम्ब्रेला के नीचे लाए हैं और इसके लिए विशेष तौर पर आयुष मंत्रालय बनाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण के तहत दरभंगा जिले के नागेंद्र स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले यात्रा का दूसरा चरण 27 जनवरी को मधुबनी से शुरू होकर दरभंगा पहुंचा था। सीएम ने इस अवसर पर विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और 7 निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जनता से बातचीत की। आपको बता दें कि यात्रा के पहले चरण में 390 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था और कल 29 जनवरी को समस्तीपुर का दौरा निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर जनता से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को अगले 5 वर्षों में विकसित राज्य बनाने का उनका लक्ष्य है। और क्या कहा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, आप भी सुने। बहनों एवं भाइयों, आप सब जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। आप भी काफी संख्या में आए हुए हैं। और उसके बाद जरा एक बात तो जानिए कि हम लोगों की जो सरकार चल रही है, अब वो तो शुरू हुआ था 24 नवंबर 2005 से। 24 नवंबर 2005 को, उसके पहले क्या स्थिति थी? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये उन लोगों का पहले का था। और उसके बाद हम लोगों को जब मौका मिला है, तब से हम लोगों ने बता दिया, आपको सबसे किया है। अब शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है और हर तरह से काम किया गया। और आप जानते ही हैं कि सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो इसलिए ये शुरू से ही सब कुछ हुआ। और शुरू में जब हम लोगों ने किया, उन लोगों ने कहा था, नहीं कहा कि आप लोग कर लीजिए। तो उस तरह से मैंने 6 से ही 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक थे बने हुए। तो बाद में, उसके बाद हम लोगों ने 23 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने फिर सरकार की तरफ से बहुत अच्छा किया। कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या कुल मिलाकर के 5,24,000 हो गई। तो इस तरह से सब काम हो रहा है। और फिर उसके बाद तो स्वास्थ्य सेवाओं का भी सुधार किया गया। तो शुरू में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत खराब थी, पहले जब हम लोगों ने शुरू किया तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए, आप जानते ही हैं, अच्छे ढंग से नहीं होता था। हम लोग तो देखते थे पटना में भी बहुत कम, कुछ सब तरह से कुछ ठाक ढंग से नहीं होता था। अब उसके बाद उन लोगों का क्या होता था, मात्र था, मैंने आप समझिए 37,000, 37 था, 39
अब उसमें आप जानते थे कि लोग इलाज के लिए जाते थे, कोई एक या दो, तो वो हमको जो देखे थे तो हमको लगा कि बहुत ठीक नहीं है, सब लोगों को इसके लिए इलाज होना चाहिए। इसीलिए 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं, तो बाकी सब लोगों का काम करना शुरू हो गया। जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, अब बहुत शीघ्र यह भी पूरा हो जाएगा, तो मैंने सब जगह वो बन जाएगा। और उसके अलावे जो भी लोग थे, जितने भी लोग थे, 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, उनको 2,500 का भी किया, तो उसके लिए भी बहुत कुछ होने जा रहा है। और फिर पटना में एक हो गया था, जो था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी हम जा करके देखे, उसको खूब विस्तार किए हैं और उसके भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनको भी 3,000 बेड का बनाया जाएगा। तो हम लोगों ने तो हर लोगों के हित के लिए सब तरह से काम करते रहते हैं। राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में आप जानते हैं 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में ये जो हम लोगों ने सड़कों का और पुल पुलियों का निर्माण किया देश में हम लोग, तो उसमें तो उन लोगों ने कर दिया, 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हो गया। अब बाद में फिर और हुआ है, आप सब कुछ कर रहा है। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब इसमें लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बीएसए ग्राउंड में सिद्धार्थ नगर महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 1052 करोड़ से अधिक की 150 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव विरासत, करुणा और विकास की त्रिवेणी है। और क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर, आप भी सुने। कपिल वस्तु महोत्सव के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और नेतागण सिद्धार्थ नगर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सिद्धार्थ नगर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व मानवता के लिए करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी को सिद्धार्थ नगर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर पूरे सिद्धार्थ नगर जनपद वासियों को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। महोत्सव इस शब्द ही अपने आप में एक विराटता को लेकर के चल रहा है। मनुष्य अपने आप में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और सर्वश्रेष्ठ कृति होने के नाते उसके मन में मानवीय गरिमा, उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का भाव सदैव बना रहता है। सर्वश्रेष्ठ कृति हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, एक सकारात्मक दिशा में पहल करें, परिणाम अवश्य अच्छा आएगा।
याद करिए, आज से 2500 वर्ष पहले ये जनपद जिनके नाम पर बना है, राजकुमार सिद्धार्थ, उन्हीं का राज्य था। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। ज्ञान की खोज के लिए निकले, जीवन की वास्तविकता और जीवन की सच्चाई को जानने के लिए निकले, सब कुछ छोड़ा, गया विश्व प्रसिद्ध तीर्थ गया जी में गए, एक लंबी साधना की, ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने जीवन के श्रावस्ती जनपद में संपन्न किए। ये जीवन हताशा और निराशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है उत्साह और उमंग के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। हर जगह कांट छांट नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा सोच के साथ हम प्रयास प्रारंभ कर सकें और उसी प्रयास का परिणाम है। कोई सोचता था आज से 8 साल 10 साल पहले कि सिद्धार्थनगर में भी मेडिकल कॉलेज होगा? आज यहां पे माधव बाबू के नाम पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का निर्माण आपके जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था कि सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा? और मेडिकल कॉलेज, मुझे अच्छा लगा कि यहां का मेडिकल कॉलेज शानदार तरीके से चल रहा है और शानदार तरीके से ही नहीं चल रहा है, अब यहां पे नर्सिंग कॉलेज भी प्रारंभ हो गया है। आज हमने महिला छात्रावास का भी शिलान्यास किया है और 1000 सीटर के एक ऑडिटोरियम के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है, जो CSR से आपको यहां प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर, सिद्धार्थ नगर महोत्सव के अवसर पर, आप सभी सिद्धार्थ नगर वासियों को इस महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए, खासतौर पर जब मैं पहले यहां पर आया, भी सरस्वती वंदना बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षिकाओं ने और शिक्षकों ने गाया था। कितना अच्छा स्वर था उनका, यानी क्या प्रतिभा है। ये संस्कार जब बच्चों में जाएगा तो वही विकसित भारत की संकल्पना के वाहक बनेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उन सभी शिक्षकों का, थीम सॉन्ग गाने वाली बालिकाओं और कलाकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए, आप सभी के प्रति अपनी शुभकामना देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक कार्यक्रम में 1035 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसमें 17 विशेष शिक्षक भी शामिल रहे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से अब तक 27,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इस अवसर पर उन्होंने नए शिक्षकों से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का आह्वान किया और उन्होंने दावा किया कि इस नियुक्ति से प्राथमिक शिक्षा को मजबूती मिलेगी। आज सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में चयनित सभी अभ्यर्थीगण, सभी सहायक अध्यापक और उनके साथ आज इस कार्यक्रम में पधारे उनके सभी परिवारजन, उनके अभिभावकगण, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में नियुक्ति प्राप्त करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। कई बार होता क्या है कि सरकारी नौकरी में चयनित हो जाना, बहुत बार ऐसा मान लिया जाता है कि अब तो बहुत मेहनत कर ली है, बहुत परिश्रम कर लिया है, काफी दौड़ भाग कर ली है, अब तो नौकरी मिल गई है इसलिए सब खत्म, अब कुछ नहीं, बस अब तो हो गया जी। लेकिन अब आपने जितना करा बहुत अच्छा,
आपके माता पिता ने, गुरुजनों ने, सब ने आपके लिए बहुत प्रार्थना की है। आपने भी प्रार्थना की है, परिश्रम किया है। माता पिता ने भी अपना खाना न खाकर, कई लोगों ने अपनी जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करके आप सबके ऊपर लगाया है। तभी आपको ये दिन देखने को मिला है। तो ये मानिए कि आज से आपके एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। आज से आपका एक नया सफर शुरू हो रहा है। यहां से एक नई शुरुआत आपकी हो रही है। और मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के प्राथमिक महाविद्यालयों में 1100 से भी अधिक सहायक अध्यापकों तथा ऊधम सिंह नगर जनपद में विशेष शिक्षा के लिए चयनित 18 सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक राज्य में शिक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाने में और शिक्षा को मजबूत बनाने में, हमारे बच्चों के, नौनिहालों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए आप बहुत परिश्रम के साथ काम करेंगे, पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे, पूरे मनोयोग के साथ काम करेंगे। साथियों, आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को गढ़ने और संवारने की बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। क्योंकि जब किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, आप स्वयं सोचिए कि आप लोग जब बचपन में पढ़ते थे, स्कूल जाना शुरू किया, उस समय जो शिक्षा आपको मिली होगी वही शिक्षा आपके पूरे संपूर्ण जीवन भर यहां तक पहुंचने में काम आई होगी। क्योंकि बचपन की शिक्षा ठीक वैसी ही होती है जैसे किसी घर का नींव बनाना होता है, फाउंडेशन तैयार करना होता है। और जिस घर की फाउंडेशन मजबूत होती है वो घर हमेशा मजबूत होता है। इसलिए ये जो संस्कार युक्त शिक्षा है, गुणवत्ता शिक्षा है और जीवन को आधार देने वाली शिक्षा है, वो अपना केवल जीवन ही नहीं संवारती बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए, जीवन के लिए भी बहुत अमूल्य योगदान देती है। और आप सबको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जब भी आप पहली कक्षा में बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाएंगे तो शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमारे स्मरण में रहना चाहिए कि आप उज्जवल भविष्य, देश के उज्जवल भविष्य के सच्चे शिल्पकार आप लोग हैं। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण द्वारा हमारे जो नौनिहाल हैं, जो भविष्य के कर्णधार हैं, आपको और उनको, जिनको विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देना है, विकसित भारत बनाना है, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका आप सब निभाएंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में सहभागी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।